हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें जो है, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, इन्फेक्टिव यानी कि इन्फेक्शन, एंडोकार्डाइटिस आइटिस जिसके पीछे लग जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। आइटिस जहाँ लग जाता है उसका मीनिंग क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। और एंडोकार्डियम क्या होती है, हार्ट की जो हमारी सबसे इनर लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मीनिंग कि किसी इन्फेक्शन के कारण जो हार्ट की सबसे इनर लेयर है उसमें क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। तो इसमें हमारा डेफिनेशन आती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। क्या होती है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, एंडोकार्डाइटिस। और वो यदि इन्फेक्शन के कारण हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट, ये क्या होती है, हमारे हार्ट की सबसे इनर वाली यानी कि सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है। ये सब हार्ट के जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है उसको कवर करती है। नेक्स्ट है, इन्फेक्शंस यूजुअली अकर्स ओवर द एंडोकार्डियम ऑफ द वॉल्स और इन द म्यूरल एंडोकार्डियम एज वेल एज एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो इन्फेक्शन है वो यूजुअली कहाँ होता है, एंडोकार्डियम में होता है। ठीक है, एंडोकार्डियम क्या करती है, हार्ट की जो एंडोकार्डियम लेयर होती है वो हमारे वॉल्स को क्या करती है, कवर करती है। तो जो हमारा इन्फेक्शन है वो जो हार्ट की वॉल्स होती है उनमें भी फैल जाता है। तो एंडोकार्डियम के साथ जो हार्ट की जो वॉल्स होती है उनमें भी इन्फेक्शन होने के कारण उनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है, जो हमारी एंडोथीलियम होती है, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है वो किससे होती है, एंडोथीलियम से, और उसमें भी क्या हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। नेक्स्ट है कि ये किसके कारण होती है, यानी कि ईटियोलॉजी, या हम इसको कोज भी कह सकते हैं। तो इट अकर्स ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, या किसके कारण हो सकती है, ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है या फिर फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इज स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। जो हमारा सबसे इन्फेक्टिव एजेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसके कारण इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है वो क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अदर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, यानी कि और जो अन्य है सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है, स्ट्रेप्टोकोकस वेरिडेंस। और अलग है उसके अलावा है स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई, हमारा आता है स्यूडोमोनास एरियुगिनोसा। नेक्स्ट है हमारा ग्राम नेगेटिव बैसिली। तो ये हमारे क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या करते हैं, इन्फेक्शन को फैलाने का कार्य करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बच्चों में हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि ये कितने प्रकार का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसकी क्या होती है, दो फॉर्म होती है, यानी कि ये दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नेक्स्ट हमारा होता है सब एक्यूट और क्रोनिक एंडोकार्डाइटिस, सॉरी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो क्या होता है, सब एक्यूट भी कह सकते हैं और उसको हम क्रोनिक भी कह सकते हैं। तो जो हमारा एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। डेवलप सडनली एंड मे बिकम लाइफ थ्रेटनिंग विद इन डेज। ये क्या हो सकता है, सडनली डेवलप होता है, यानी कि अचानक से ये उत्पन्न होता है, अचानक से होता है ये। एंड मे बिकम लाइफ थ्रेटनिंग विद डेज, यानी कि कुछ दिनों के अंदर ही ये क्या हो जाता है, जानलेवा हो सकता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अचानक से उत्पन्न होता है तथा कुछ ही दिनों में ये क्या हो सकता है, कुछ ही दिनों में लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, यानी कि ये जानलेवा हो सकता है। नेक्स्ट है कोज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस एयूरेस। किसके कारण हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकस एयूरेस के कारण ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सब एक्यूट या क्रोनिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसलिए क्या होता है, डेवलप स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स टू सेवरल मंथ। ये क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है और
कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में ये क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। यानी कि ये बहुत ही धीरे धीरे होता है और कुछ वीक्स इसको होने में लग सकते हैं या कुछ मंथ या कुछ महीने इसको होने में लग सकते हैं। एक्यूट हमारा सडनली होता है, अचानक होता है और कुछ ही दिनों में ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जो क्रोनिक है वो हमारा धीरे धीरे होता है और कुछ वीक्स या कुछ मंथ में ये हमारा डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारे इसका आता है क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। यानी कि जब बच्चे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाता है तो उसके क्या क्या साइन हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ है तो क्या होगा, फीवर होगा बेबी को। ठीक है, अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें फीवर हमेशा प्रेजेंट पाया जाता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फीवर, चिल्स, रिजर, मलेज यानी कि बच्चा क्या है उसको थकान होगी, एनोरेक्सिया बच्चे को भूख नहीं लगेगी, इसका मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। नेक्स्ट है हमारा वेट लॉस होगा। नेक्स्ट हमारा जॉइंट पेन। नेक्स्ट हमारा आता है अबनॉर्मल हार्ट साउंड। क्या हो सकती है, हार्ट साउंड क्या हो जाती है, बेबी की अबनॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया, बच्चे में क्या देखने को मिल सकता है, एनीमिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा ओस्लियर नोड्स, ये क्या होता है, टेंडर्स इरेथ्रोमेटस नोड्यूल्स ओवर द पल्प ऑफ द फिंगर टिप्स। यानी कि ये क्या होते हैं, जो फिंगर्स होती है उनकी टिप पर ये देखने को मिलता है और ये क्या हो सकता है, हमारे क्रोनिक एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा मिट्रल एंड एरोटिक रिगर्गिटेशन। क्या हो सकता है, मिट्रल और जो एरोटिक होती है उसमें रिगर्गिटेशन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा हिमेटोयूरिया यानी कि यूरिन में किसकी प्रेजेंस होना, ब्लड प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, हिमेटोयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जेनवेलिनन्स क्या होते हैं, जो हमारी पाम होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं और ये हमारी एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, नॉन टेंडर, यानी कि इनमें टेंडरनेस नहीं पाई जाती और जो हमारे ओसियल नोड्स होते हैं उसमें हमें टेंडरनेस देखने को मिलती है। और जो हमारे ओसियल नोड्स होते हैं वो काफ़ी पेनफुल होते हैं और जो हमारे जेनवेलिनन्स होते हैं वे पेनफुल नहीं होते हैं और ना ही उनमें टेंडरनेस देखने को मिलती है। आपको ध्यान रखना है जेनवेलिनन्स कहाँ है, हमारे पाम पर देखने को मिलते हैं और जो हमारे ओसियल नोड्स हैं वे हमारे कहाँ देखने को मिलते हैं, फिंगर की टिप्स पर देखने को मिलते हैं। ओसियल नोड्स हमारे पेनफुल होते हैं काफ़ी और इनमें टेंडरनेस देखने को मिलती है। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है हमारा इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन यानी कि हम कैसे पता लगाएंगे कि पेशेंट को क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम जो बच्चा है उसकी क्या करेंगे, हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, बेबी की जो है बच्चा जो है उसकी हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, बेबी की ईसीजी करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे। रेडियो न्यूक्लियर टेस्ट फाउंड टू बी यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंडोकार्डाइटिस। यानी कि जो हमारी जो हमारे एक्सरे है, जो हमारी एमआरआई है, सिटी स्कैन हम करेंगे तो उसमें एंडोकार्डाइटिस देखने को मिलेगा। तो इससे हम पहचान कर सकते हैं कि बेबी में क्या कंडीशन है। नेक्स्ट है हमारा इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। क्यों देंगे एंटीबायोटिक थेरेपी, क्योंकि ये किसके कारण हो रहा था, बैक्टीरिया के और फंगल के कारण होता। तो एंटीबायोटिक और एंटी फंगल हम मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। तो क्या करनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है फॉर 4 to 6 वीक्स के लिए। 4 to 6 वीक्स के लिए क्या करनी है, एंटीबायोटिक थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करानी है। द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है, पेनिसिलिन,
जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिफोजोलिन, ये सभी क्या है हम बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। अमीकासिन, तो ये क्या है जो एंटीबायोटिक, ये सभी एंटीबायोटिक है और हम इन्हें इनमें से जो सबसे अच्छी होगी या जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की होगी हम उसको बच्चे को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा एंटी फंगल एजेंट, यानी कि यदि फंगस के कारण एंडोकार्डाइटिस हुआ है तो हम एंटी फंगल मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे हमारा एम्फोट्रोपिन बी, तो हम क्या है पेशेंट को एंटी फंगल मेडिकेशन प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव नर्सिंग केयर आर इम्पोर्टेंट टूवर्ड्स बेटर प्रोग्नोसिस, यानी कि अच्छे प्रोग्नोसिस के लिए, यानी कि जो पेशेंट है वो जल्दी से ठीक हो जाए उसके लिए हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। सिम्टोमेटिक कैसे, जैसे पेशेंट को एनीमिया हो रहा था तो उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, एनोरेक्सिया हो रहा था उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ सपोर्टिव केयर हम कैसे प्रोवाइड कराएंगे, बच्चे को साइकोलॉजिकल और जो पेरेंट्स हैं उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा के हम सपोर्टिव नर्सिंग केयर देंगे बच्चे को भी, और उनके जो बच्चे हैं उनके माता पिता को भी हम प्रोवाइड कराएंगे सपोर्टिव नर्सिंग केयर। नेक्स्ट है हमारा टू प्रोवाइड क्लेम इन्वायरमेंट इन हाई फाउलर पोजीशन, पेशेंट को क्या करनी है, हाई फाउलर पोजीशन देनी है, और जो इन्वायरमेंट है वो हमारा शांत होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मॉनिटरिंग द वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को अच्छे से मॉनिटर करना है। टू रिड्यूस कार्डियक वर्क लोड नीड स्पेशल अटेंशन, जो हमारा कार्डियक आउटपुट है, जो हमारा जो कार्डियक वर्क है, जो हमारा हार्ट वर्क कर रहा है उसको क्या करना है, उसके फंक्शन को रिड्यूस करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, स्पेशल अटेंशन देनी है, किसको, रिड्यूस कार्डियक वर्क को, ताकि जो हमारा हार्ट है वो जो बेबी का हार्ट है वो ज़्यादा लोड ना ले। नेक्स्ट है इमोशनली सपोर्ट with necessary instructions and health teaching are important nursing responsibility, क्या करना है, इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, यानी कि वही साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सपोर्टिव थेरेपी देनी है माता को भी और बच्चों को भी, साथ ही साथ जो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है वो भी प्रोवाइड करानी है माता पिता को, जो बच्चे की स्थिति है उसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उनके बारे में भी बताना है, और हेल्थ टीचिंग पेशेंट को और जो माता पिता है उनको प्रोवाइड करानी है। ये क्या होती है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इम्पोर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।